ओके चलो तो आज से हम लोग फॉर्मली बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक वाइज सिलेबस कवर अप करेंगे। कल हम लोग बेसिकली एक आइडिया ले रहे थे कि व्हाट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एग्जैक्टली, हाउ डज इट वर्क। थोड़ा बहुत हम लोग देख रहे थे कि लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो प्रोमिनेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रोमिनेंट डॉक्यूमेंट्स जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल करता है, लाइक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। ठीक है, ये एग्जैक्टली है क्या, कैसे ये ड्रॉ होता है, ये सब हम लोग कल के क्लास में हम लोग इसको ब्रीफली एक हम लोगों ने आइडिया इसका लिया था। ठीक है, कि पेबल टू बियरर वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, पेबल टू ऑर्डर वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पेबल टू बियरर का मतलब क्या होता है, ये सब बेसिक जो टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में। इस पे हम लोगों ने कल फोकस किया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से फॉर्मली इस टॉपिक को। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा जो हम लोग कल सबसे पहला, कल के भी क्लास को हम लोग रिवाइज करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चीज कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहला चीज देखे थे कि व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो अगर ये बताना हो तो आप क्या कह सकते हैं कि व्हाट, क्या क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है ये तो इजीली बता देंगे, मगर बट अगर बताना व्हाट इज, अगर कुछ आएगा तो क्यों आएगा, कब कोई डॉक्यूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो जब कोई डॉक्यूमेंट, इफ एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो ऐसा है जो कि गारंटी करता है, विच गारंटी व्हाट, पेमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट विच गारंटी पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, कि एनी डॉक्यूमेंट थ्रू विच a specific amount of money is guaranteed to be paid। ठीक है, अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड ऑन डिमांड, या तो डिमांड पे होगा या फिर और एट अ प्री डिटरमाइंड पीरियड और आफ्टर अ प्री डिटरमाइंड पीरियड, या एट अ प्री डिटरमाइंड पीरियड। एट और आफ्टर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्री डिटरमाइंड पीरियड। ऐसे डॉक्यूमेंट को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, अब वो डॉक्यूमेंट मान लिया से फॉर एग्जांपल चेक है। ठीक है, मान लिया वो डॉक्यूमेंट अगर आपका चेक है, तो चेक क्या है, चेक एक डॉक्यूमेंट है और वो चेक गारंटी कर रहा है क्या, पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। उस चेक में जितना भी अमाउंट है, 50,000 का चेक है, 60,000 का, उसको वो गारंटी कर रहा है। और वो पेड कैसे होगा, ऑन डिमांड। चेक आर ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, ये ध्यान में रखना। चेक जो है हमेशा डिमांड पे ही पेबल होता है, जब सामने वाला डिमांड कर दे तब। दूसरा एग्जांपल लेते हैं लाइक प्रॉमिसरी नोट का। मान लो कोई प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट भी एक डॉक्यूमेंट है, उसमें भी गारंटी किया गया है पेमेंट। किसी ने प्रॉमिस दिया है कि मैं पे करूंगा 10,000 रुपए या 20,000 रुपए। ठीक है, और वो पेबल होगा, वो या तो डिमांड पे पेबल हो सकता है, प्रॉमिस में दिया हो कि आप जब डिमांड कर दें तब पेबल होगा, या फिर एक प्री डिटरमाइंड पीरियड हो सकता है कि मैं पे करूंगा 1 जनवरी 2025 को, तो प्री डिटरमाइंड पीरियड है, 1 जनवरी 2025 से पहले आप डिमांड नहीं कर सकते। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ जो कि पेमेंट गारंटी करता है ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। अमाउंट ऑफ मनी स्पेसिफिक आपका होना चाहिए, और वो या तो डिमांड पे पेबल होगा या फिर प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड, है ना, प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड के बाद या प्री डिटरमाइंड डेट पे वो पेबल होगा। दिस इज कॉल्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसको अदर वे में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को और हम क्या कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं इट इज अ साइन डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ साइन डॉक्यूमेंट। एक साइन डॉक्यूमेंट होता है दैट प्रोमिसेस अ पेमेंट टू, दैट प्रोमिसेस अ पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन
that promises a payment to a specified person or his assignee, या फिर वो स्पेसिफाइड पर्सन वो अमाउंट जो उसको पेएबल है वो अपना अमाउंट किसी और को भी असाइन कर सकता है। तो ऐसा किस केस में किया जाता है, पेएबल टू ऑर्डर वाले में या पेएबल टू बियरर वाले में, बताइए। बियरर। बियरर में तो जिसको मिल गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास जो भी बियर कर रहा है वो क्लेम कर सकता है। अगर हम बोल रहे हैं कि दिस प्रॉमिसरी नोट इज पेएबल टू मिस्टर बी और एट हिज ऑर्डर, यानी उसके ऑर्डर पे किसी और को, तो किसी और को अगर वो ऑर्डर करेगा तो वो असाइन ही हो गया ना उसका। तो पेएबल टू ऑर्डर वाले जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, आप पेमेंट करते हैं या तो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को या उसके किसी असाइनी को, किसी और को जो वो अपने तरफ से ऑर्डर देता है। कल हम लोग पेएबल टू ऑर्डर, पेएबल टू बियर अच्छे से समझे थे, उसमें किसी को डाउट है अभी पूछ लो, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप क्या बोलेंगे, इट इज अ डॉक्यूमेंट, या आप कह सकते हैं इट इज अ पीस ऑफ पेपर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चेक हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ये सब क्या है, दीज आर मियरली अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। और ये गारंटी करता है क्या, पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी which is payable either on demand or at a predetermined period to a specified person। दोनों को मिक्स करके अगर आप एक साथ लिखें तो कंप्लीट मीनिंग निकल के आ जाएगा, टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और एट हिज ऑर्डर और हिज असाइनी, ठीक है, और टू द बियरर, और लास्ट में और टू द बियरर, राइट। तो ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग आप कह सकते हैं होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप लोग को लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट और अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, इधर इट इज अ डॉक्यूमेंट और पीस ऑफ पेपर विच गारंटीज पेमेंट ऑफ specific amount of money which is payable either on a demand or at or after a predetermined period and which is signed by the maker and it is payable to a specified person or his assignee, ठीक है, और टू द बियरर, पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू बियरर। ये आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग आप कंप्लीट बता सकते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्पेसिफिक मनी, ये डॉक्यूमेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक सम ऑफ मनी को, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर डिमांड पे या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के आने पे या एंड हो जाने के बाद किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये पेएबल हो जाता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या उसके ऑर्डर पे किसी और पर्सन को ये पेएबल होता है, ठीक है। या फिर अगर वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो किसी बियरर को, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है उसको ये पेएबल होता है, इसी को हम बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब हम समझ गए कि होता क्या है तो इसको नेगोशिएबल क्यों बोलते हैं, ये भी कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि व्हाई इट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम कहते क्यों है, ठीक है, इसको नेगोशिएबल हम क्यों कहते हैं, तो इसको नेगोशिएबल हम इसलिए कहते हैं, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड, केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो क्योंकि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड, और ट्रांसफर होने के बाद दूसरे पर्सन के पास राइट मिल जाता है कि जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट जो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, उसको क्लेम करने का राइट किसको मिल जाएगा, ट्रांसफरी को मिल जाएगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये केपेबल होता है ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड, एंड दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 14। इफ यू गो थ्रू सेक्शन 14, आपका जो बेयर एक्ट में सेक्शन 14 है वो क्या बताता है, सेक्शन 14 ये बताता है कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज
या फिर चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक, व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन, जब वो कहते हैं, जब वो ट्रांसफर हो जाता है किसी पर्सन को, व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन, ठीक है, तो हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट हैज बीन नेगोशिएटेड, तब हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी नेगोशिएटेड, दिस मीन्स इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन 14 बताता है कि नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, कि इंस्ट्रूमेंट जो है जब वो ट्रांसफर हो जाता है किसी को, तब हम बोलते हैं वो नेगोशिएट हो गया। यानी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इट्स इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये उसका एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको हो सकते हैं, आप कोई अपना इंस्ट्रूमेंट क्या किसी को भी ट्रांसफर कर देंगे? हर इंस्ट्रूमेंट, आप विल भी एक इंस्ट्रूमेंट है, अब किसी को भी ट्रांसफर कर दोगे? ट्रांसफर कर भी दोगे तो उससे कोई राइट किसी में कंफर्म नहीं होगा। कोई पर्सनल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट तुम इंटर किए हो, तुम किसी को भी ट्रांसफर कर दोगे वो कॉन्ट्रैक्ट? नहीं कर सकते। बट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट अ सम ऑफ मनी। तो सम ऑफ मनी जो है आपके पास, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो मनी क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल हैं। अब मान लिया आपका कोई क्रेडिटर है और आप उसको पैसा दे नहीं पा रहे, आपके पास कैश कम है, तो आपके पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है 50,000 रुपए जो सम ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड है, आप वो उसको दे सकते हैं। वाई? बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ये भी कहा जा सकता है शॉर्ट में, कि इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफरेबल होता है। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, राइट? ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, ठीक है, बट इसके अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां पे ट्रांसफरी को जो है राइट मिल जाएगा। राइट क्या मिल जाएगा? टू क्लेम द सम ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड अंडर इट, ठीक है। ओके, अब आओ, अब हम लोग आते हैं इसके एसेंशियल फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एसेंशियल फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप लोग जो मैं बताऊंगा उसको रनिंग नोट्स में भी बनाते जाइएगा, वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। एसेंशियल फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, 5 एसेंशियल फीचर्स होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, मेनली ब्रॉडली इफ वी स्पीक, देन देयर आर 5 एसेंशियल्स। पहला, फर्स्ट एसेंशियल इज ट्रांसफरेबिलिटी। पहला एसेंशियल है कि ये एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल, फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, इट मस्ट बी फ्रीली, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब इसी में हम ये कह सकते हैं कि अब उसका ट्रांसफर होगा कैसे, हाउ हाउ सच ट्रांसफर कैन बी मेड। तो इसके लिए भी दो तरीका है कैसे वो ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। दो तरीके हैं। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का। पेबल टू, एक होगा कौन सा? पेबल टू, और एक कौन सा? बेर। एक होगा पेबल टू बेरर, एक होगा पेबल टू ऑर्डर। तो अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर है, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर कैसे होगा, बताओ? अगर वो पेबल टू ऑर्डर है तो ये कैसे ट्रांसफर होगा? कल हम लोग पढ़े थे, इसको समझाए थे, है ना? मैंने ये समझाया था लास्ट क्लास में। और अगर वो पेबल टू बियरर है तो इसका ट्रांसफर कैसे होगा? एनीवन? सर एक तो इंडोर्समेंट से होता है, कौन सा? सर ऑर्डर। ऑर्डर।
पेबल टू ऑर्डर हमेशा ट्रांसफर होगा बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, और पेबल टू बियरर वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमेशा होते हैं बाय डिलीवरी। केवल डिलीवरी इसमें चाहिए होता है। कल मैंने बहुत सारा सैंपल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाया था, ठीक है। इसे मान के चलो ये पर्टिकुलर कोई चेक है, ठीक है, XYZ बैंक का ये चेक है, ठीक है। चेक में अमाउंट दिया हुआ है 10,000, ठीक है। 10,000 अमाउंट जो है वो लिखा, अमाउंट, एक सेकेंड, अमाउंट आपका 10,000 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। टू बैंक का ये चेक है, टू ए, और यहाँ पे लिखा है बियरर, ठीक है। ऑर्डर नहीं लिखा है, बियरर लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर चेक अगर ए को बी को ट्रांसफर करना है, बी को अगर ट्रांसफर करना है तो ए को क्या करना होगा? क्या बी का नाम इस चेक पे लिखना होगा कि मैं बी को ट्रांसफर कर रहा हूं ये चेक, या बी को बस हैंड ओवर कर देना होगा? बस हैंड ओवर कर देना होगा। यस, बस इसको हैंड ओवर कर देना होगा। जैसे पैसे को आप हैंड ओवर करते हैं ना, वैसे हैंड ओवर। भाई बिकॉज ये एक बियरर चेक है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है। जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर वाला होता है, पेबल टू ऑर्डर हो सकता है या पेबल टू बियरर, अगर वो पेबल टू बियरर वाला है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको बी को हैंड ओवर कर देना है। अब बी को भी 10,000 रुपए किसी को देना है, और उसने अभी बैंक से ये चेक के थ्रू बैंक से भी इनकैश नहीं कराया है। अब बी को सी को 10,000 रुपए देना है, तो बी सी को हैंड ओवर कर देगा, एकदम पैसे की तरह वो जाते रहेगा डिलीवरी। तो बियरर अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसका ट्रांसफर कैसे होगा? उसका ट्रांसफर होगा बाय मियर डिलीवरी। लेकिन वही अगर ये चेक, ठीक है, वही अगर ये चेक जो है ऐसा रहता, पेबल टू ए और टू हिज ऑर्डर, ठीक है, 10,000 का चेक है। यहाँ पे बियरर वर्ड नहीं है, पेबल टू ए और ऑर्डर, तो यानी ये पेबल है ए को, और ए को अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? इंडोर्समेंट करना होगा पहले। सबसे पहला स्टेप उसको क्या करना होगा? इंडोर्समेंट। और इंडोर्समेंट करने के बाद डिलीवरी करना होगा। अब ए इंडोर्समेंट कैसे करेगा? तो इसी चेक का जो बैक साइड रहेगा उधर वो लिख देगा कि दिस चेक इज नाउ पेबल टू बी, और अपना नीचे में साइन कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ, और उसके बाद बी को हैंड ओवर कर देगा। तो अब पेबल टू ऑर्डर वाला चेक कैसे ट्रांसफरेबल हुआ? तो पहले आपको इंडोर्समेंट करना है चेक के पीछे में। चेक के पीछे जगह नहीं है तो चेक के नीचे में कहीं जगह है, कहीं पर भी आप, अगर कहीं जगह नहीं है तो आप अलग से पेपर चेक में अटैच करके भी आप उसका इंडोर्समेंट करेंगे। इंडोर्समेंट मतलब किसी और के नाम पे आप इंडोर्स करेंगे और वहां पे अपना सिग्नेचर देंगे और फिर आप डिलीवर कर देंगे। तो पेबल टू ऑर्डर में इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी बोथ आर एसेंशियल। और ये जो एग्जांपल मैंने चेक के लिए दिया है, ये प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी इक्वली अप्लाई होगा। प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज भी, आई प्रॉमिस ए टू पे ₹10,000, आई प्रॉमिस ए और टू हिज ऑर्डर टू पे ₹10,000 ऑन 1 जनवरी 2025। तो यहाँ पे भी ए को मैं पे करूंगा 1 जनवरी को, नहीं तो ए अगर चाहे तो वो प्रॉमिसरी नोट वो किसी और को भी इंडोर्स कर सकता है अपने ऑर्डर से। तो प्रॉमिसरी नोट के पीछे लिख देगा कि ये 10,000 रुपए जो मैं क्लेम करने वाला था वो अब बी क्लेम करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर वाला जो डॉक्यूमेंट है आई मीन टू से जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, वो इस तरीके से ही ट्रांसफरेबल। एक तो वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, और ट्रांसफर कैसे होगा? तो पेबल टू बियरर है तो बस डिलीवरी दे दो, पेबल टू ऑर्डर है तो पहले इंडोर्समेंट करो और तब डिलीवरी दो, ठीक है। तो ये आपका फीचर, पहला फीचर हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। सेकंड फीचर पे आते हैं। नेक्स्ट फीचर, सेकंड फीचर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इंडिपेंडेंट टाइटल। इंडिपेंडेंट टाइटल, इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए पहले। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है,
जो भी पर्सन बोनाफाइड जो भी पर्सन कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बोनाफाइड वे में रिसीव करता है, गुड फेथ में रिसीव करता है, तो उसको हमेशा एक इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाता है। इंडिपेंडेंट टाइटल कहने का मतलब वो अब उसका अपना एक टाइटल है। उससे पहले जो होल्डर था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसका टाइटल अगर डिफेक्टिव भी हो, तो जो गुड फेथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहा है, उसके टाइटल को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे अभी एग्जांपल आपको दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट टाइटल का मतलब क्या हुआ, पहले मैं यहां लिख देता हूं। इंडिपेंडेंट टाइटल का मतलब हुआ कि अ बोनाफाइड ट्रांसफरी, अ बोनाफाइड ट्रांसफरी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर वैल्यू। फॉर वैल्यू मतलब कंसिडरेशन पे करके अगर कोई बोनाफाइड ट्रांसफरी बना है, ठीक है, विदाउट नोटिस मतलब गुड फेथ में, विदाउट नोटिस गेट्स एन independent gets an independent title free from all defects in the title of transferor। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। ये बता रहा है कि अगर मान के चलो दो लोग हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या होता है, ये बहुत ही पिक्यूलियर फीचर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का और इंपॉर्टेंट फीचर है। दो लोग हैं, जैसे ए है और एक बी है। ए के पास फॉर एग्जाम्पल कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेके चलो। मान के चलो ए के पास कोई प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, या बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ए का टाइटल मान के चलो, ए का जो टाइटल है ये मान के चलो डिफेक्टिव है। ए का टाइटल क्यों डिफेक्टिव है? क्योंकि ए ने जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है, उसने एक्वायर किया है बाय फ्रॉड। he has acquired it by means of fraud। या फिर ए ने चोरी किया हुआ है, या फिर उसने किसी से प्रॉमिसरी नोट चोरी कर लिया है, ए ने, ठीक है। बट बी को ए ऑफर करता है कि मैं आपको अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये प्रॉमिसरी नोट के अंदर मुझे 2 लाख रुपए क्लेम करना है। तो बी ए को 2 लाख रुपए बी को पे करना था। तो ए ने क्या किया, यही वाला प्रॉमिसरी नोट बोला कि मैं आपके नेम पे इसको ट्रांसफर कर देता हूं। आप, इट इज पेएबल टू माई ऑर्डर एंड आई एम ट्रांसफरिंग इट टू यू, बी। तो अगर बी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में खरीदता है, गुड फेथ कहने का मतलब क्या है, बोनाफाइड, यानी उसने कंसिडरेशन कुछ पे किया हो और उसको नोटिस नहीं होना चाहिए ऑफ डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ प्रीवियस ट्रांसफरर। जो प्रीवियस ट्रांसफरर है उसके डिफेक्टिव टाइटल के बारे में अगर बी को कुछ भी नहीं पता है, तो बी को हमेशा इंडिपेंडेंट टाइटल मिलेगा। चाहे उसके पहले वाले होल्डर, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर है, उससे पहले वाला जो होल्डर था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसका टाइटल अगर डिफेक्टिव भी हो, बट अगर सब्सीक्वेंट ट्रांसफरी अगर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में एक्वायर करता है, बोनाफाइड वे में एक्वायर करता है, वैल्यू पे करके एक्वायर करता है, कंसिडरेशन पे करके एक्वायर करता है, तो उसके टाइटल को हमेशा लॉ प्रोटेक्ट करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब मान के चलो कि ये जो प्रॉमिसरी नोट है इस पे बी बी जो था उसका हक था, ठीक है, और बी से ए ने फ्रॉड करके ये प्रॉमिसरी नोट अपने पास ले लिया। और फिर बी ने, सॉरी बी यहाँ पे भी आ गया, सॉरी बी तो यहाँ है ही पहले से, मान के चलो यहाँ पे सी था, ठीक है, कोई सी था, उसके पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, ये प्रॉमिसरी नोट था, और ए ने क्या किया, सी से फ्रॉड करके या चोरी करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल कर लिया।
और इसने फिर किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, और वो थर्ड पर्सन ने गुड फेथ में खरीदा। तो लॉ ये कहता है कि जो भी बोनाफाइड ट्रांसफरी होगा उसको इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाएगा, और ये फ्री होगा फ्रॉम ऑल डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। अब इसको जिसने ट्रांसफर किया है उसका टाइटल अगर डिफेक्टिव भी हो तो उसका असर इस पे नहीं पड़ेगा, इसको क्या मिलेगा, एक इंडिपेंडेंट टाइटल मिलेगा। तो अब क्वेश्चन है यहाँ पे सी को फिर क्या मिलेगा, सी से तो चोरी हुआ या सी को धोखा देके ये नहीं लिया, तो सी ए को डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, बट सी कैन नॉट क्लेम अगेंस्ट बी की वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो मुझे लौटा दो। क्यों? क्योंकि इसने गुड फेथ में खरीदा है वैल्यू पे करके। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि जो मैक्सिम होता है कि नो बडी कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन हिज ओन, एक मैक्सिम होता है ना, अभी हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़े भी, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, यही होता है ना, nobody can transfer a bit nemo that quad non habit nobody can transfer a better title than his own। लेकिन यहां हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ए के पास बेटर टाइटल नहीं है बट फिर भी ये बेटर टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। क्यों? क्योंकि बी को इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाएगा, तो इसका डिफेक्टिव टाइटल था और इसके ट्रांसफरी को इंडिपेंडेंट टाइटल मिल गया। ठीक है, तो अ पर्सन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन हिज ओन। तो यानी हम कह सकते हैं कि नेमो दैट कॉर्ड नॉन हैबिट का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, ये जो रूल है, नेमो दैट कॉर्ड नॉन हैबिट, ये प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई नहीं करता है। व्हाई? बिकॉज अ पर्सन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, प्रोवाइडेड दैट द ट्रांसफरी has acquired the right in good faith and for value and without notice of defect of title of the previous transferer। जो आपका प्रीवियस ट्रांसफरर है उसका टाइटल अगर डिफेक्टिव भी है, ठीक है, उसका ट्रांसफर डिफेक्टिव भी है, और आपको अगर नोटिस नहीं था और आपने एक्वायर किया है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपको वैलिड टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, आपको वहां पे वैलिड टाइटल मिल जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। और यहाँ पे जो ये बोनाफाइड ट्रांसफरी जो होता है, ये बोनाफाइड ट्रांसफरी, इसी को हम बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको बोलते हैं हम क्या, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये टॉपिक आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अभी सेक्शन 9-10 के अराउंड। ठीक है, तो ये दूसरा फीचर हुआ आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। पहला फीचर था ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है, पेबल टू बियरर होगा तो डिलीवरी से हो जाएगा, पेबल टू ऑर्डर होगा तो डिलीवरी, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी जरूरी। ठीक है, दूसरा फीचर है इंडिपेंडेंट टाइटल मिलता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब भी ट्रांसफर होता है तो जो ट्रांसफरी अगर गुड फेथ में एक्ट किया है तो उसको इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाएगा, चाहे उससे पहले वाला होल्डर जो है, जो ट्रांसफरर है जिसके थ्रू उसको प्रॉपर्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिली है, उसका टाइटल डिफेक्टिव भी हो फिर भी सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी अगर गुड फेथ में एक्ट किया है उसको जो है लॉ हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ही विल गेट एन इंडिपेंडेंट टाइटल, राइट। बट नेसेसरी है कि वो गुड फेथ में और विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ ट्रांसफर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर करना चाहिए। और इसका रीजन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ नेमो दैट कॉर्ड नॉन हैबिट, जो कि हम लोग देख रहे थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे अप्लाई करता था। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे ये प्रिंसिपल अप्लाई करता था, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन थे, बट अप्लाई करता था। यहाँ अप्लाई ही नहीं करता है, यहाँ पे एक्सेप्शन है ही नहीं, यहाँ पे तो अप्लाई ही नहीं करता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग देखे थे ना सेक्शन 27, नेमो डैट कॉर्ड नॉन हैबिट, क्या पर्सन के पास टाइटल नहीं है वो किसी और को कोई गुड्स का टाइटल नहीं है वो किसी और को गुड्स नहीं सेल कर सकता है। अगर सेल करेगा तो वहां पे जो ओरिजिनल सेलर है, ठीक है, वो बायर को स्यू कर सकता है, बायर से रिकवर कर सकता है, लेकिन उसके जो है 4-5 एक्सेप्शन दिए गए हैं 28, 29, 30 ये सब में। लेकिन यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नेमो दैट कॉर्ड नॉन हैबिट का मैक्सिम अप्लाई नहीं करता है। Means a person can transfer a better title than he himself has, provided that transferee has acted in good faith and without any notice। Okay, तो ये आपका सेकंड एसेंशियल है। थर्ड, थर्ड एसेंशियल ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तीसरा सर्टेनिटी।
जो भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव एंड इनफोर्सिएबल, अगर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इफेक्टिव और इनफोर्सिएबल होना है तो इट मस्ट बी ड्रॉन प्रिसाइजली, है ना, वो प्रिसाइजली और सर्टेनिटी के साथ वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए, ठीक है। मतलब नो रूम फॉर एम्बिग्विटी, नो स्कोप ऑफ एम्बिग्विटी, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक में जो अमाउंट है क्लियर मेंशन रहना चाहिए। प्रॉमिसरी नोट अगर दे रहे हैं तो वहां पे ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आई एम थिंकिंग अबाउट पेइंग यू 10,000 ऑन 1 जनवरी, आई एम थिंकिंग अबाउट, है ना, ऐसा वर्ड है। तो इससे सर्टेनिटी नहीं है, आप क्लियर क्लैरिटी के साथ वहां नहीं बता रहे, ठीक है। तो वहां पे सर्टेनिटी होना चाहिए, ठीक है। आप बोलते हैं कि आई विल पे यू अ रीजनेबल अमाउंट ऑन 1 जनवरी 2025। नाउ व्हाट इज दैट रीजनेबल अमाउंट, नोबडी नोस, राइट। तो एकदम सर्टेनिटी वहां पे नेसेसरी है। अब सर्टेनिटी किन किन चीजों से रिलेटेड हो सकता है, तो सर्टेनिटी में बी रिलेटेड टू अमाउंट विच इज टू बी पेड, जो अमाउंट पे करना है वो सर्टेन होना चाहिए, डेट वहां पे सर्टेन होना चाहिए, पर्सन इंटाइटल्ड टू रिसीव वहां पे सर्टेन होना चाहिए, पर्सन ऑब्लाइज टू पे वहां पे सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपका सर्टेनिटी किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इनहेरेंट रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या आएगा, राइट टू स्यू। नेक्स्ट इज राइट टू स्यू। व्हाट डज दिस मीन राइट टू स्यू, राइट टू स्यू मतलब जो भी होल्डर है, राइट टू स्यू किसको मिलेगा, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर है, ही हैज द राइट टू स्यू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना। राइट टू स्यू इसको मिलता है होल्डर को, कब, इफ इट इज डिसऑनर्ड, अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया, प्रॉमिसरी नोट में जो डेट था उस दिन पेमेंट नहीं हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो अनकंडीशनल ऑर्डर दिया गया था पर्टिकुलर डेट पे उस दिन पे नहीं हुआ, ठीक है, चेक गए लेकर बैंक में बाउंस हो गया, तो जब भी डिसऑनर हो जाएगा कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो हम कहेंगे कि वहां पे होल्डर के पास राइट टू स्यू आ जाएगा। वाई, टू इन्फोर्स द क्लेम अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर आपका जो क्लेम है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जो भी अमाउंट ऑफ मनी है उसको इन्फोर्स करने के लिए तो ये राइट ऑफ सीयू होना नेसेसरी है। और लास्ट फीचर आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक हम लोग और देखेंगे, दैट इज प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशंस, अब देखो प्रिजम्पशंस एक अलग ही टॉपिक है, कभी कभी इस पे सेपरेटली क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ये आपको सेक्शन 118 और सेक्शन 119 में डील किया हुआ है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। अब ये प्रिजम्पशंस क्या बताता है, ये बताता है कि जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये एक एसेंशियल इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि कोर्ट में कभी भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब डिस्प्यूट में आएगा तो हमेशा कोर्ट कुछ प्रिजम्पशंस ड्रॉ करके चलेगा। प्रिजम्पशंस मतलब समझते हैं ना, कोर्ट जिन चीजों को प्रिज्यूम कर लेता है उसको प्रूव करने की जरूरत अब नहीं होती है, उसको रिबट आप कर सकते हैं, दूसरा पार्टी रिबट कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने अगर कुछ प्रिज्यूम कर लिया, आप एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग देखते हैं शैल प्रिजम्पशन, मे प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रूफ, तो प्रिजम्पशन का जो चैप्टर है क्या बोलता है, कोर्ट ने अगर कुछ प्रिज्यूम कर लिया तो अब आपके फेवर में कुछ प्रिज्यूम कर लिया तो आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हुआ था। हाँ, जो पार्टी चैलेंज कर रहा है वो रिबट भले उसको कर सकता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में भी एक बार कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, राइट टू आप स्यू किए, इसलिए कि इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिसर है या बिल ऑफ एक्सचेंज में जो एक्सेप्टर है, ठीक है, या फिर चेक जिसने इशू किया है, ठीक है, उसका पेमेंट डिसऑनर हो गया, डिसऑनर, अगर पेमेंट डिसऑनर हो गया है तो आप सीयू कर रहे हैं, तो सीयू कर रहे हैं तो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो एटलीस्ट लेके जाइएगा ना। तो जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो लेकर आप जाएंगे, ठीक है, तो उसमें कोर्ट कुछ कुछ प्रिजम्पशंस आपके फेवर से ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। कैसा कैसा प्रिजम्पशन कोर्ट ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, कि प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन, प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन क्या, कि अगर आप कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं
तो वहां पे कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि आपके पास ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ कंसिडरेशन पे करके आया है। अब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसको कुछ कंसिडरेशन दिया तब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे पास आया है। आपको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नहीं प्रूव करने की जरूरत है कि आपने गुड फेथ में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने फेवर में लाया है। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ गुड फेथ भी आपके फेवर में कोर्ट ड्रॉ करता है। प्रिजम्पशन ऑफ गुड फेथ, कोर्ट विल ड्रॉ दिस प्रिजम्पशन ऑल्सो इन योर फेवर। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ डेट। प्रिजम्पशन ऑफ डेट क्या? जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो डेट दिया गया होगा पेमेंट का, ठीक है, या जो भी डेट दिया गया होगा जिस दिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ है, बनाया गया है, तो अब उसको प्रूव करने का आपको जरूरत नहीं है कि इसी डेट को ये प्रूव बना है। कोर्ट वहां पे आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया, कोर्ट ने इंस्ट्रूमेंट में डेट देखा, कोर्ट विल ड्रॉ अ प्रिजम्पशन इन योर फेवर। आपके फेवर में कोर्ट प्रिज्यूम वहां पे कर लेगा। वाई? बिकॉज प्रिजम्पशंस के रूल्स आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो प्रिजम्पशन ऑफ गुड फेथ, प्रिजम्पशन ऑफ दैट यू हैव पेड द कंसिडरेशन बिफोर बिकमिंग द ट्रांसफरी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रिजम्पशन एज टू डेट, ऑल दीज विल बी प्रिज्यूम्ड इन योर फेवर। इसके अलावा भी और भी प्रिजम्पशंस होते हैं, 118 और 19 हम लोग बेयर एक्ट से देख लेंगे, ये टॉपिक हम लोग आगे चल के एक बार पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये लास्ट फीचर होता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोर्ट सर्टेन प्रिजम्पशंस भी आपके फेवर में ड्रॉ कर लेता है। ठीक है, अब ड्रॉ कर लिया तो जो चैलेंज कर रहा है, अब सामने वाला चैलेंज कर रहा है कि ये जो ट्रांसफरी है ये गुड फेथ में इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अक्वायर नहीं किया है, यानी इसने कंसिडरेशन पे नहीं किया है, वैल्यू पे नहीं किया है। तो जो चैलेंज कर रहा है उसको प्रूफ देना होगा, क्योंकि कोर्ट तो हमेशा ट्रांसफरी के फेवर में प्रिज्यूम कर लेगा कि उसने कंसिडरेशन पे किया हुआ है, उसने गुड फेथ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है। कोर्ट विल ऑलवेज ड्रॉ द प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ द होल्डर। तो जो पर्सन चैलेंज कर रहा है उसको वहां पे प्रूव करना होगा कि ये सामने वाले ने गुड फेथ में एक्वायर नहीं किया, या कोई पर्टिकुलर डेट को आप चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस डेट को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, ये फॉर्ज डेट है। तो जो चैलेंज कर रहा है वो रिबटल्स देगा, वो प्रूफ देगा कोर्ट ने ऑलरेडी प्रिजम्पशन बना लिया है कि नहीं इसी डेट को ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना था। ठीक है, तो दीज आर द 5 एसेंशियल फीचर्स, मेजर फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या 5 एसेंशियल फीचर्स हैं? तो पहला हम लोगों ने देखा, पहला आपका ट्रांसफरेबिलिटी होता है। दूसरा हम लोग देखे कि जो भी ट्रांसफरी है उसको इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाता है, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट ऑफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। तीसरा क्या देखे थे? एक तो हम लोग राइट टू स्यू देखे। ठीक है, लास्ट हम लोग प्रिजम्पशंस देखे। एक और कौन सा था? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी। सर्टेनिटी, है ना? सर्टेनिटी, ओके, मस्ट बी सर्टेन। तो ये आपका बेसिकली जो होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स होते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक है जो हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके फीचर्स को आप लोग को पूछ लिया जाए बताने को। अब आइए, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट आर कंसीडर्ड टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इसके अंदर 3 चीजें हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। तीनों को एक एक करके देखना है, तीनों अपने आप में एक टॉपिक है। ठीक है, कल भी ये हम लोग देखे थे, कल भी हम लोग ये देखे थे कि व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कंसीडर्ड टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंसीडर करते हैं? तो इसके लिए आपको रेफर करना होगा सेक्शन 13 इन योर बेयर एक्ट। ठीक है, सेक्शन 13 क्या बोलता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, प्रो नोट भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ठीक है, पेबल, ईदर ऑन ऑर्डर और टू बियरर। ठीक है, इधर ऑन ऑर्डर और टू बियरर। अब हमको लग रहा है हमको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ऑन ऑर्डर और टू बियरर वर्ड में। अगर अभी भी इस टर्म्स में किसी को डाउट है तो काइंडली वो पूछ लीजिएगा, नहीं तो ये 2 टर्म नहीं समझ में आएगा
आपको बहुत जगह पे गलती होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे प्रोविजंस को समझने में। ठीक है, तो अगर ये दोनों टर्म अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे आई होप मैंने इसको काफी डिटेल में बताया, आपको समझ में आ गया होगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर चेक दैट इज पेबल ऑन ऑर्डर और टू बियरर। ठीक है, पेबल टू ऑर्डर और टू बियरर, ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वेदर बस यही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे। सेक्शन 13 में तो बोला गया प्रो नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक होता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, कि ऑल्दो द एक्ट मेंशन ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट, केवल ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इसको ही एक्ट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानता है, लेकिन इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। ठीक है, कि अदर इंस्ट्रूमेंट अपार्ट फ्रॉम दीज, अदर इंस्ट्रूमेंट अपार्ट फ्रॉम आपका जो सेक्शन 13 में बताया गया है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, अपार्ट फ्रॉम दीज अदर इंस्ट्रूमेंट अपार्ट फ्रॉम दीज कैन बी कंसिडर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, they can be considered negotiable instrument if they satisfy following 2 condition, if they satisfy following 2 condition, अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, तो उसको भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे। मतलब यानी कहने का मतलब केवल प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, बस यही 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, और भी होते हैं। वो 2 कंडीशन क्या क्या है? पहला, इंस्ट्रूमेंट जो होना चाहिए वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो ट्रांसफरेबल नेचर का होना चाहिए। अगर वो ट्रांसफरेबल नेचर का नहीं है, मतलब उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते आप किसी को डिलीवरी करके या इंडोर्स करके, तब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। और दूसरा कि द पर्सन हु गेट्स हु ऑब्टेन्स इट इन गुड फेथ, मतलब जो ट्रांसफरी होना चाहिए, जो ट्रांसफरी है अगर उसने गुड फेथ में एक्वायर किया है, ठीक है, एंड फॉर वैल्यू, तो ही विल गेट टाइटल फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, ही विल गेट टाइटल फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स। तो अगर ये 2 कंडीशन कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान सकते हैं। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कुछ, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है शेयर वारंट का। शेयर वारंट को हम लोग देखते हैं क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है कि नहीं, आप लोग बताइएगा खुद से। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रीफ आइडिया देता हूँ। शेयर वारंट, शेयर वारंट क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल से समझो इसको। शेयर वारंट होता क्या है, मान लो कोई नई कंपनी है XYZ लिमिटेड, एकदम नई नई कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई है। इसके शेयर का नॉमिनल वैल्यू जो है, शेयर का नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू जो है, इसके शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपए। ठीक है, इसका एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपए, मान के चलो। ठीक है, अब ये नई कंपनी है, मार्केट में शेयर लॉन्च करती है, लेकिन इसको और भी कैपिटल चाहिए, इसको और पैसे चाहिए। ठीक है, अब नई कंपनी है, कोई पैसा इसको क्यों देगा, लोन भी कोई नहीं दे रहा है, शेयर सब्सक्राइबर भी उतने नहीं मिल रहे हैं, एकदम नई कंपनी है, तो ये क्या करेगी? शेयर वारंट एक तरीका होता है कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट करने का। शेयर वारंट एक तरीका होता है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है मैं बता रहा हूँ आपको। शेयर का फेस वैल्यू है कंपनी का 100 रुपए, कंपनी क्या करेगी? शेयर वारंट इशू करेगी, शेयर वारंट इशू करेगी, जिसके अकॉर्डिंग शेयर वारंट एक डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, शेयर वारंट एक डॉक्यूमेंट होगा
जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, अपना जो शेयर है, मान लो 1 जनवरी 2025 को वो अपना शेयर दे रही है, और वो अपना 100 रुपए का जो शेयर है उसको वो 120 रुपए में दे रही है कि आज मैं अपना शेयर जो है 120 रुपए में दे रही हूँ, ठीक है। और ये शेयर वारंट जो परचेज करेगा, शेयर वारंट का कुछ प्राइस रहता है, शेयर वारंट जो परचेज करेगा वो मेरे शेयर को 1 जनवरी 2025 को 120 रुपए का शेयर का वैल्यू इसने प्री डिटरमाइन कर दिया और बोला कि 120 रुपए में ही 1 जनवरी 2027 तक जो भी इस शेयर वारंट का बियरर होगा, जो भी इस शेयर वारंट का बियरर होगा, ठीक है, वो 1 जनवरी 2017 तक इस शेयर वारंट के बेसिस पे कोई भी शेयर 120 रुपए में ही खरीद लेगा। मतलब अगर इस कंपनी का शेयर, मान के चलो 1 जनवरी 2026 में कोई बहुत सारी कंपनी होती है, इसका बहुत ज्यादा बूम हो जाता है, ठीक है, उसका शेयर का वैल्यू मान लो 350 रुपए हो गया, हो सकता है बिटकॉइंस वगैरह बहुत कितने गुना ज्यादा वो मल्टीप्लाई कर गए थे, मान लो उसका 120 रुपए का शेयर का वैल्यू 350 रुपए हो जाता है। तो 1 जनवरी 2026 को ये शेयर वारंट का जो भी बियरर है वो उस कंपनी का शेयर अभी भी 120 रुपए में ही खरीद सकता है। तो उसको कितने का मुनाफा हो रहा है, 230 रुपए का, एक शेयर पे उसको 230 रुपए का उसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो रहा है। तो ये शेयर वारंट, अब समझो ओवरऑल कि शेयर वारंट क्या होता है। शेयर वारंट एक तरीका होता है जिससे कंपनी को पैसा चाहिए रहता है, ठीक है, कंपनी को आज के डेट में पैसा चाहिए। आज मेरा शेयर 100 रुपए वैल्यू का है, 100 फेस वैल्यू का, लेकिन लोग खरीद भी रहे हैं तो मुझे कुछ उतना मुझे और कैपिटल इन्फ्लक्स चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ अपने 100 रुपए का शेयर का, मैं क्या करता हूँ, शेयर वारंट इशू कर देता हूँ बहुत सारा। शेयर वारंट में क्या है कि मैं आज ही फिक्स कर दूंगा अपने शेयर का वैल्यू, और फ्यूचर डेट तक वही वैल्यू रहेगा। और वो वारंट का बियरर जो होगा, जिसके पास भी वो शेयर वारंट रहेगा, वो उसी वैल्यू पे फ्यूचर में भी प्राइस वो खरीद सकता है। तो शेयर वारंट बहुत लोग खरीदने को रेडी हो सकते हैं, बिकॉज कोई भी कंपनी अगर थोड़ी प्रॉमिसिंग है तो ऑब्वियसली 2 साल के बाद उसका शेयर का वैल्यू बढ़ ही जाएगा, और आपको 2 साल पहले वाले रेट पे शेयर खरीदने का मौका 2 साल बाद मिल जाएगा। तो इसलिए शेयर वारंट खरीदने के लिए लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो शेयर वारंट है इसने इशू किया, मान लो ये शेयर वारंट एक्स ने खरीदा सर्टेन सम पे, ठीक है। अब ये शेयर वारंट जो है एक्स, अब ये शेयर वारंट का बियरर जो भी होता है वो उस शेयर वारंट के अंदर पैसे ले सकता है। अब एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, ठीक है, वाई ने जेड को दे दिया, ठीक है। मान लो इसने 120 रुपए का शेयर लिया, इसने क्या किया, वाई को दे दिया कि भाई तुम 150 रुपए में ले लो, 150 रुपए में ले लो, ऐसे भी तुमको बेनिफिट होगा क्योंकि इस कंपनी का आगे जाके शेयर का वैल्यू हो सकता है 200 रुपए हो जाए, तो 50 रुपए का तुमको ऐसे ही बेनिफिट हो रहा है। इसने आगे जाके जेड को दे दिया 200 रुपए में कि आज तुम इतना में ले लो, ठीक है, आगे जाके शेयर का वैल्यू और इसका बढ़ने वाला है। तो मतलब कहने का मतलब है शेयर वारंट क्या है, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। तो ये जो दोनों कंडीशन है शेयर वारंट में पूरा हो रहा है कि नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है शेयर वारंट जो कि ट्रांसफरेबल नेचर का है, और जो भी पर्सन उसको गुड फेथ और वैल्यू पे ऑब्टेन करता है, शेयर वारंट को भी कोई गुड फेथ और वैल्यू पे ही ऑब्टेन करना चाहिए, उसको हमेशा टाइटल मिल जाता है फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। तो यानी शेयर वारंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो दो क्राइटेरिया है वो दोनों को पूरा करता है। तो भले वो प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक में नहीं फॉल करता है, शेयर वारंट भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, शेयर वारंट आर ऑल्सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। फिर डिबेंचर बियरर्स इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं कंपनी में, डिबेंचर बियरर्स इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। डिबेंचर बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये सब बस अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए इसको, ठीक है। डिबेंचर बियरर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, डिबेंचर्स का मतलब तो सब लोग आप लोग समझ गए होंगे, अभी हम लोग कंपनी लॉ तुरंत ही कंप्लीट किए हैं, ठीक है, कि एक कंपनी है ABC कंपनी लिमिटेड, इसको कैपिटल जनरेट करना है, तो ये क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है। डिबेंचर, डिबेंचर क्या है, 5 लाख रुपए, ठीक है, कि जो 5 लाख रुपए लोन देगा कंपनी को उसको वो 10% 10% पर एनम के हिसाब से रीपेमेंट करेगी,
डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो बाहर वाला जो डिबेंचर खरीदता है कंपनी का, वो बेसिकली करता क्या है, कंपनी को लोन देता है और फ्यूचर डेट पे इंटरेस्ट के साथ कंपनी पे करती है। तो मान लो ये डिबेंचर है 5 लाख रुपया का, 10% पर एनम, इसको खरीदा एक्स ने, ठीक है। और ये डिबेंचर कैसा है, ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है। डिबेंचर एक बियरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बियरर मतलब जिसके पास जाएगा वो क्लेम कर सकता है कंपनी से। तो 5 लाख रुपए, 10% पर एनम, ठीक है। और ये पेबल कब से होगा, मान के चलो ये 2025, 1 जनवरी 2025 को ये इशू किया गया, और ये पेबल कब से होगा, 1 जनवरी 2027 से, यानी 2 साल बाद पेबल होगा, ठीक है। 2 साल बाद आपका ये पेबल होगा, ठीक है। तो अब एक्स ने तो आज खरीद लिया, एक्स ने तो आज खरीद लिया 5 लाख, 10% ऐड करके हर साल आपको मिलेगा, ठीक है, 5 लाख। अब जो है मान लो 5 लाख, 5 लाख का आपको 10% कितना हुआ, 50,000 हुआ, ठीक है। 50,000 ही हुआ ना जी। हम्म। तो अब मान के चलिए 2 साल बाद, 2 साल बाद इस पे 6 लाख रुपए मिलना है। 2 साल बाद ये 5 लाख आपने दिया था, लेकिन 2 साल बाद जब आपको कंपनी रीपेमेंट करेगी आपको कितना मिलेगा, 6 लाख रुपए। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, एक्स ने ले लिया, एक्स ने दे दिया कंपनी को 5 लाख रुपए लोन और 10% पे ले लिया। 2 साल बाद 6 लाख रुपए एक्स को मिल जाता। लेकिन अब क्या है, 2025 के बाद 2026 में एक्स को काफी ज्यादा बिजनेस में लॉस हो गया। अब एक्स को पैसे की जरूरत खुद पड़ गई, अब वो कंपनी से पैसे ले नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि पैसा तो पेएबल 1 जनवरी 2027 के बाद होगा। तो एक्स क्या करेगा, यही वाला डिबेंचर बियरर इंस्ट्रूमेंट जो एक्स के पास है, एक्स क्या करेगा, ये वाई को बेच देगा। वाई को बेच देगा और कहेगा, वाई से हो सकता है 5,50,000 रुपए में वो बेच देगा कि तुम 5,50,000 रुपए में, ठीक है, इसको खरीद लो, ठीक है, क्योंकि एक साल बाद इस पे 6 लाख रुपए तुमको मिलेगा, यानी 50,000 रुपए का तुमको भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ट्रांसफरेबल है, एक्स ने वाई को कर दिया, वाई को जरूरत है वो भी जेड को कर दे, ठीक है। तो ये भी क्या है, ट्रांसफर हो रहा है, नेगोशिएबल है, एक सम ऑफ मनी रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी डिबेंचर बियरर इंस्ट्रूमेंट भी क्या होता है, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू अंडरस्टैंड, मैं समझाना क्या यहाँ चाह रहा हूँ कि आपका केवल प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, केवल यही आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, यही केवल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो कि ट्रांसफरेबल नेचर के हों, और जिस जो सम ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो डॉक्यूमेंट, कोई पीस ऑफ पेपर, और उसमें जो भी पर्सन अक्वायर कर रहा है अगर वो गुड फेथ और वैल्यू में अक्वायर कर रहा है तो उसको टाइटल फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट मिल रहा है, तो दैट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आपका 3 ही तरीके का होता है। तो अब हम लोग को जो मेनली आपके अपने सिलेबस में पढ़ना है वो इन्हीं 3 को पढ़ना है, प्रॉमिसरी नोट को पढ़ना है, बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ना है और चेक को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग तीनों को एक एक करके देखेंगे, ठीक है, कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, और चेक्स क्या होता है, ये तीनों हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो देखे, अभी तक हम लोग देखो एकदम शुरू के क्लासेस हम लोग एकदम धीरे धीरे चलेंगे, बिकॉज आपको शुरू में अगर समझ में आ जाएगा, क्योंकि एनआई नो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से उतना फ्रीक्वेंट एक्वेंटेंस होता नहीं है किसी का, तो इसलिए बहुत लोगों को नहीं पता है, इसीलिए इस पर टाइम देके पढ़िए, ठीक है, टाइम देके पढ़िएगा शुरू में, बाद की चीजें बहुत इजीली आपको कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पता चला कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो भले 3 ही तरीके का आपको मेंशन किया है सेक्शन 13 में, बट उसके अलावा और भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। रेलवे रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट भी आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे आपको नेगोशिएबल, हुंडीज, हुंडीज जो होता है वो भी आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एम्बिट बहुत वाइड है, आज के कमर्शियल ट्रांजैक्शन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो हमें नहीं पता है बट वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। व्हाई, बिकॉज इट ओनली नीड्स टू रिप्रेजेंट अ सम ऑफ मनी, इट शुड बी ट्रांसफरेबल, एंड ट्रांसफरी हु इज ऑब्टेनिंग इट
in a good faith and for value gets the title free from any defect. यही दो तीन एसेंशियल पूरा होना है. अगर ये दो तीन एसेंशियल कोई भी डॉक्यूमेंट पूरा कर रहा है, दैट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट. बट एनीवे, अपने सिलेबस में हम लोगों को मेनली इन तीनों पे पहले फोकस करना है. प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक क्या होता है, ये तीन चीजों को हम लोग को डिटेल में अभी जो है फोकस करना है. ठीक है, तो ये तीनों हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कवर अप करेंगे. अभी हम लोग जो इतना इंटायरली कल और आज में जितना डिस्कशन किए हैं, उसको एक बार फिर से ब्रश अप कर लेते हैं कि हमें कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया. ठीक है, एक चीज जान जाओ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ जो था उसी पे बेस्ड है. ये तो सभी को क्लियर होगा. ठीक है, अब देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ये प्रॉमिसरी नोट होता है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, या ये चेक होता है ना. और ये तीनों के तीनों कैसे पेबल हो सकते हैं, पेबल टू ऑर्डर और टू बियरर. ठीक है, पेबल टू ऑर्डर का मतलब है कि वहां पे ट्रांसफर कैसे होगा, बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, किसी का नाम इंडोर्स करके और डिलीवर करके. और बियरर में ट्रांसफर बाय डिलीवरी. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का. ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें हम लोग समझते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. हम लोग कल देखे थे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या चाहे वो चेक हो, दोनों के दोनों पेबल टू ऑर्डर और बियरर दोनों होते हैं. बट इन प्रैक्टिस इन इंडिया, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपको जनरली कौन सा होता है, पेबल टू ऑर्डर या पेबल टू बियरर? Payable to order. ये पेबल टू ऑर्डर केवल होता है इन प्रैक्टिस. इन थ्योरी प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज बोथ, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो ये दोनों भी है, तो पेबल टू ऑर्डर और बियरर थ्योरी में दोनों होते हैं. सेक्शन 4 और 5 दोनों में बताया गया है कि दोनों पेबल टू ऑर्डर और बियरर दोनों होंगे. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज केवल पेबल टू ऑर्डर होता है. एक्सेप्ट केवल दो ही इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, एक बैंक्स, ऑथराइज्ड बैंक्स, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट. केवल यही दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर भी इशू कर सकता है. नहीं तो कोई कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर इशू नहीं कर सकता है. और ये रेस्ट्रिक्शन आपको लगाया गया है सेक्शन 31 में, आरबीआई एक्ट 1934 के, है ना. कल के क्लास में हम लोग इसको देखे थे कि आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में ये रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है. यानी इंडिया में पेबल टू ऑर्डर और पेबल टू बियरर चेक ही जनरली होता है. ठीक है, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम पेबल टू ऑर्डर. ठीक है, अब पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, पेबल टू ऑर्डर या तो जिसका नाम अपने उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ है, या तो उसको पे होगा, नहीं तो उसके ऑर्डर पे किसी और पर्सन को पे होगा. अब वो अपना ऑर्डर कैसे देगा, तो इंडोर्समेंट के थ्रू. इंडोर्समेंट कहां करेंगे, तो ऑन द बैक, ऑन द लोअर साइड ऑफ पेपर, कहीं पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आप किसी के नाम का इंडोर्समेंट कर देंगे और फिर आप डिलीवर कर देंगे. तो इस तरीके से पेबल टू ऑर्डर एक्चुअली इफेक्ट में आता है. ठीक है, और बियरर इंस्ट्रूमेंट में बस डिलीवरी के थ्रू. ठीक है, बस डिलीवरी के थ्रू आपको वो डिलीवर करना है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये देखें आज कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग देखें कि जो ट्रांसफरी होता है उसको इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाता है. जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफरी होता है उसको इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाता है. बट इसको इंडिपेंडेंट टाइटल कब मिलता है, व्हेन ट्रांसफरी को इंडिपेंडेंट टाइटल मिल जाता है. इंडिपेंडेंट टाइटल मतलब टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, मतलब उसके टाइटल को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट. तो ये टाइटल कब मिलता है, इसके लिए क्या नेसेसरी है, Good faith and for value. गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू.
वैल्यू तो समझ गए, वैल्यू का मतलब क्या हुआ, उसने कुछ कंसिडरेशन पे किया होगा। गुड फेथ का मतलब यहाँ क्या हुआ, जब उसको नोटिस नहीं होगा उसको नोटिस नहीं होगा। क्या, किस बात का नोटिस नहीं होगा? कि वो गुड टाइटल उसके पास नहीं है जिससे वो ले रहा है नेगोशिएबल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। नोटिस ऑफ डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है, जो ट्रांसफरर है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, इस बात का अगर उसको कोई किसी भी तरीके का नोटिस नहीं है, तो वो हम बोलेंगे कि वो गुड फेथ में ले रहा है। गुड फेथ में ले रहा है तो उसके पास इंडिपेंडेंट टाइटल आएगा, और अगर इंडिपेंडेंट टाइटल आ रहा है, ही विल बी कॉल्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट। ठीक है, इसको होल्डर इन ड्यू कोर्स बोलेंगे। अच्छा, एक और फीचर हम लोग देखे थे कि ट्रांसफरेबिलिटी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। अब क्वेश्चन है कितनी बार वो ट्रांसफर हो सकता है, हाउ मेनी टाइम्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड? एन नंबर ऑफ टाइम्स। एन नंबर ऑफ टाइम्स, देयर इज नो लिमिटेशन। कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इतने ही टाइम तक इतना ही ट्रांसफर हो सकता है। इट कैन बी हाउ मेनी टाइम्स, इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, any number of times till its maturity। उसके मैच्योरिटी तक, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक मैच्योरिटी डेट होता है, उसके मैच्योरिटी तक वो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एंड नंबर ऑफ टाइम्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर और क्या क्या हम लोग एसेंशियल फीचर्स में देखे थे। सर्टेन, ओके, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है? इफ वी से नेमो दैट दैट, कॉड Nemo नहीं dot होगा। could not have it. यस, नेमो दैट कॉड नॉट हैव इट। दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना, कि nobody can transfer a better title than his own. It can be transferred provided that transferee has acted in good faith and for value। ठीक है, प्रिजम्पशंस कैसा कैसा ड्रॉ हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में? सम एग्जांपल्स ऑफ प्रिजम्पशंस व्हिच कैन बी ड्रॉन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। प्रिजम्पशन ऑफ कंसिडरेशन, गुड फेथ, प्रिजम्पशन ऑफ कंसीडरेशन की, कंसीडरेशन वहां पे प्रॉपर पे करके ही ट्रांसफरी ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हासिल किया है, और गुड फेथ, गुड फेथ की, उसने गुड फेथ में ही हासिल किया है। प्रिजम्पशन एज टू डेट की, वो उसी डेट पे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। ऐसा बहुत सारे प्रिजम्पशंस जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और वो प्रिजम्पशन को जो चैलेंज करेगा उसको रिवर्ट करना होगा। ठीक है, वो प्रिजम्पशन चैलेंजेबल होता है, ऐसा नहीं कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। दोज आर प्रिजम्पशन जो कोर्ट ड्रॉ करता है, लेकिन उसको रिवर्ट भी किया जा सकता है बाई अदर पार्टी। ठीक है, और एक और आपका होता है राइट टू सीव। राइट टू सीव किसके पास होता है? होल्डर। होल्डर, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर, उस पर्सन के पास आपका राइट टू सीव होता है। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक लाइक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को सबको क्लियरली पता चल गया होगा। जिसको, जो लोग कल का क्लास मिस किए हैं, रिकॉर्डिंग अपलोड हो गया है, एक बार उसको देख लीजिएगा। कल का और आज का क्लास आप देख लेते हैं तो आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बेसिक आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, इन तीनों को हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन। पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू बियरर, सभी को समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए। चलो ठीक है, तो नहीं है डाउट तो थैंक यू एवरीवन। अभी तक हम लोग कौन कौन सा सेक्शन पढ़े हैं एक बार बेयर एक्ट में पढ़ लेना अच्छे से। अभी तक हम लोग पढ़े हैं सेक्शन 13 और सेक्शन 14, ये दो सेक्शन पढ़े हम लोग। सेक्शन 13 और 14 एक बार बेयर एक्ट से देख लीजिए। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू सर।